आप सभी को नमस्कार। मैं अनुज गौतम। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान की जानकारी साझा की जा रही है। हमारा मिशन भारतीय संविधान साधारण और सरल शब्दों में देश के हर नागरिक तक। उसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं सिंगल वीडियो से, यानी इसी एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण संविधान की जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो साझा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम संविधान पर स्पष्ट वर्णन करते हुए वीडियो लाते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो वो संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था, जिसका चुनाव जुलाई 1946 को किया गया और अविभाजित संपूर्ण भारत से सदस्यों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से। इस तरीके से 389 सदस्यों का चुनाव किया गया। अब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत की संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य रह गए। अब उन 299 सदस्यों में से भी कुछ छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया जो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया। उनके साथ साथ 6 सदस्य और उसमें चुने गए। कुल मिलाकर के 7 सदस्यों की ये समिति थी, जिसका काम था संविधान को लिखना, ड्राफ्ट करना, उसका काम था। और 6 सदस्यों ने क्या काम किया, कितना योगदान दिया, ये आप इस चैनल पर बनी हुई पहली वीडियो के माध्यम से जो संविधान से संबंधित है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए इस संविधान को, यानी भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लेते हुए अपना स्वास्थ्य खराब होते हुए भी महत्वपूर्ण समझा कि संविधान को अच्छा बनाया जाए, संविधान के अंदर वो प्रावधान किए जाएं जिससे कि देश का विकास हो सके, जनता के हित में काम हो सके, देश की जनता के हित में काम। वो बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इस संविधान को उन्होंने लिखा, जिसके लिए 166 दिन की बैठक की गई, 12 अधिवेशन बुलाए गए। फाइनली 29 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और उसी दिन 284 सदस्यों के हस्ताक्षर इसके अष्टम सूची में कराए गए और संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिस दिन को, यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस संविधान को बनाने में लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी के माध्यम से एक यानी प्रथम लोकतांत्रिक सरकार देश के अंदर बनाई गई। संविधान
जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 7 मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 8 अनुसूचियां थीं, जो 22 भागों में विभाजित था। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो बढ़ते बढ़ते संशोधन के माध्यम से 480 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, नीति निर्देशक तत्व, 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्यों के साथ लगभग 26 भागों में विभाजित भारतीय संविधान है, जिसके अंदर संविधान में संशोधन करने के लिए लगभग आज तक 127 बिल आ चुके हैं। उनमें से 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताओं की, जो संविधान की उद्देशिका से ही स्पष्ट हो जाते हैं। उद्देशिका के अंदर ये आधारभूत विशेषताएं दी गई हैं, आप देखेंगे। जैसे संप्रभुता, यानी सर्वोच्च शक्ति, जिस शक्ति के ऊपर बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, जिस शक्ति को बांटा भी नहीं जा सकता, विभाजित भी नहीं किया जा सकता, अविभाजित शक्ति। नंबर 2, समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का काम, यानी सरकार देश की जनता के हित में ये निर्णय लेगी कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाई जा सके। जिन कुछ विशेष जो मूल निवासियों को, जिनको हम आज SC, ST, OBC कहते हैं, उनको साथ भेदभाव करके उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। पंथ निरपेक्ष, यानी सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, विशेष पंथ नहीं होगा। सरकार के लिए, देश के लिए सभी धर्म समान होंगे। शासन प्रशासन के लिए, न्यायालय के लिए सभी धर्म समान होंगे। सभी को समानता का दर्जा, सभी को महत्व देने की बात की जाएगी। लोकतांत्रिक, यानी सभी को मत देने की स्वतंत्रता होगी। इसके अंदर भी जो पिछड़ा हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, फीमेल, उनके लिए कुछ विशेष सीटों का प्रावधान होगा। गणराज्य, यानी भारत जो है वो गणराज्य होगा, यानी जनता का शासन यहाँ होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो जनता का शासन होगा। मुझे इब्राहिम लिंकन जी की परिभाषा यहाँ याद आती है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और भारत का जो संविधान है वो भारत को संघात्मक डिक्लेयर करता है, घोषित करता है। संघात्मक मतलब संघ की तरफ। हमें स्पष्ट होता है कि भारत के लोगों की इकहरी नागरिकता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग रखेगा और देश की नागरिकता अलग रखेगा। अगर वो देश का नागरिक है तो वो भारतीय है सबसे पहले। और भारत की जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भी केंद्र के पक्ष में किया गया, इसीलिए संघ। और कानून और विधियों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा हो सके, ये न्यायालय को शक्ति दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये शक्ति दी गई है, यानी जनता के और देश के हित में कानून और विधियां बन सके। अब हम बात करते हैं जो भारत के संविधान की उद्देशिका है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका को विश्व में सर्वश्रेष्ठ उद्देशिका माना गया है। क्योंकि
क्योंकि भारत का संविधान उद्देशिका के माध्यम से भारत के मूल निवासियों को यानी भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को समर्पित है। स्टार्टिंग ही वहां से होती है, हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बनाया है वो भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों के हितों के लिए बनाया है। यहां मैं एक केस का भी जिक्र करूंगा जो कहर सिंह बनाम भारत संघ के नाम से था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को सर्वोच्च माना है, यानी सर्वोपरि माना, यानी उससे ऊपर और कुछ नहीं। ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई सरकार है। कानून जो बनेंगे, जो विधि बनेंगी, वो संविधान के दिशा निर्देशों के आधार पर। संविधान को समर्पित करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसका उपयोग करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसका उपयोग करने वाले सकारात्मक सोच के, देश हित रखने वाले, जनता का हित रखने वाले होंगे तो संविधान सदैव अच्छा साबित होगा। वैसे तो हमने कहा कि इस वीडियो में संपूर्ण संविधान की जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, लेकिन ये संभव भी नहीं है कि हम स्पष्ट तरीके से एक एक आर्टिकल की और हर भाग की बात एक वीडियो में कर सकें, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त रूप से स्पष्ट जरूर करने का प्रयास करें। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण उद्देशिका दी गई है। भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग थे, जिनको का खा गा करके 26 भाग लगभग आज हो गए हैं। उनमें क्या क्या टाइटल हैं, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रावधान है, उन पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। भाग 1 के अंदर संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है कि भारत का जो संघ है वो राज्य के क्षेत्रों को कम या ज्यादा कर सकता है, नया राज्य बना सकता है, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकता है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका प्रावधान किया गया। भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जिसका वर्णन मिलता है कि कौन देश का नागरिक होगा, किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर पहले 7 मौलिक अधिकार थे और अब 6 मौलिक अधिकार हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मिलता है, जिसमें एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। भाग 4 के अंदर देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जिनका वर्णन मिलता है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि राज्य की सरकार के ऊपर, यानी देश की सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इनको किस हद तक लागू किया जा सकता है। इसीलिए इसके अंदर से आर्टिकल 45 जो शिक्षा का अधिकार था, उसे सन 2002 में मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसे 21A में जोड़ दिया। भाग 4 ए जोड़ा गया, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। मौलिक कर्तव्य और इसके अंदर अनुच्छेद 51A करके जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन सन 2002 में
जब 45 में आर्टिकल को हटा करके मौलिक अधिकार बनाया गया था और 21A में जोड़ा गया था, तो तभी 86 में संशोधन के माध्यम से इसके अंदर एक मौलिक कर्तव्य नंबर 11 जोड़ा गया और उसके अंदर प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो माता पिता और अभिभावक हैं, उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाएं। भाग 5 के अंदर संघ का प्रावधान किया गया है और ये संविधान के अंदर सबसे बड़ा भाग है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक किया गया है। इसके अंदर राष्ट्रपति कौन होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, विधायिका क्या होगी, कार्यपालिका क्या होगी, न्यायपालिका क्या होगी, इन सब का प्रॉपर तरीके से यानी व्यवस्थित तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है। भाग 6 के अंदर राज्य का संविधान और न्याय व्यवस्था कैसी होगी, यानी किस तरीके से ये काम करेगी, इसका यहाँ वर्णन किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237। अनुच्छेद भाग 7 के अंदर पहली अनुसूची के भाग 6 के अंदर जो राज्य में यानी राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन होते हैं, उनका वर्णन यहाँ व्यवस्थित तरीके से कैसे हो, अनुच्छेद 238 के माध्यम से कहा गया है। और भाग 8 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। भाग 9 जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार का विकेंद्रीकरण करने की बात की गई, जहां पंचायती राज, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कैसे सरकार के रूप में, कैसे क्षेत्र के हित में, कैसे क्षेत्र की जनता के हित में काम करेंगे, उनका प्रावधान यहाँ किया गया है और वो है आपका अनुच्छेद 243 और इसको बढ़ा करके 243 यच्छा तक ले गए, यानी संविधान का सबसे बड़ा अगर अनुच्छेद की बात करें तो वो 243। भाग 10 जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का के अंदर, यानी विशेष प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनको स्वतंत्रता मिलने से पहले विशेष रूप से इनके ऊपर अत्याचार किए गए और इनको बराबरी का, समानता का अधिकार नहीं दिया गया और संविधान के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाग 11 जो संघ और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे, विधि बनाते समय शक्तियों का विभाजन, वितरण कैसे होगा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, उनका संबंध कैसे होगा, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच। क्योंकि भारत एक संघात्मक है तो संघ के प्रति ज्यादा रुझान होगा, यानी शक्तियों का जो झुकाव होगा वो संघ के पक्ष में ज्यादा होगा। भाग 12 जो वित्त, संपत्ति और संविदाओं के बारे में वर्णन करता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का तक वर्णन किया गया है। जैसा हमने पहले कहा कि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, उसमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और वहां से उठाकर 300 का में रख दिया गया। भाग 13 जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, रहने की स्वतंत्रता देता है, भ्रमण करने की व्यवस्था करता है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक जिसका वर्णन किया।
भाग 14 और 14A, जिसके अंदर यूपीएससी और एसपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां संवैधानिक तरीके से हों, इसका वर्णन यहाँ मिलता है। और वो कैसे हों यहाँ देखने को मिलेगा। 308 से लेकर के 323 का अनुच्छेद के अंदर इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। भाग 15 निर्वाचन व्यवस्था। निर्वाचन व्यवस्था यानी एक निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक आयोग है। उसका वर्णन इसी के आधार पर, उसकी जो व्यवस्था की गई है इसी के आधार पर की गई है कि संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 339 खा तक उसका स्पष्ट वर्णन है कि निर्वाचन किस तरीके से होगा। निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या होंगी, निर्वाचन आयोग पर कंट्रोल कौन कर सकता है, नियंत्रण कौन कर सकता है, इन सब की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। जब निर्वाचन की बात आ गई है तो आजकल देश में लोकसभा का जनरल चुनाव, सामान्य चुनाव हो रहा है और संविधान हम सबको जो 18 वर्ष से बड़े हैं उनको मत देने का अधिकार देता है। तो अपने अधिकार का उचित उपयोग करते हुए आप ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो देश और संविधान की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके और देश की जनता के हित में काम कर सके। तो अपने मत का उपयोग जरूर करें और ऐसे ही प्रतिनिधि का चुनाव करें जो देश के हित में हो, संविधान के हित में हो। धन्यवाद। बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए कुछ ऐसे विशेष उपबंधों का प्रोविजन किया गया है जो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक जिसका वर्णन करता है। और भाग 17 में राजभाषाएं यानी राजभाषा, प्रादेशिक भाषा कौन सी होगी, संघ की भाषा कौन सी होगी, न्यायालयों की भाषा कौन सी होगी, इन सब का स्पष्ट वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जो भाषा है प्रादेशिक भाषा वो हिंदी है और अगर संघ की भाषा की बात करें तो वो अंग्रेजी है। न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा की बात करें तो वो अंग्रेजी। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के अंदर मिलता है। महत्वपूर्ण भाग 18 आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था। जब हमारी सरकार संवैधानिक रूप से विफल होती है, जब हमारी सरकार आर्थिक रूप से विफल होती है, तो तब आपातकालीन स्थिति आ जाती है और उस समय संपूर्ण पावर राष्ट्रपति के पास चली जाती है। तो ऐसी व्यवस्था संविधान के द्वारा अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में की गई हैं। और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भाग 19 के अंदर कुछ प्रकरणीय बिंदुओं की व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक वर्णन मिलता है। और भाग 20 संविधान में संशोधन कैसे होगा, कितने बहुमत के द्वारा होगा, ये व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 368 के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताती है। और संवैधानिक संशोधन वो ही कहलाएगा जो अनुच्छेद 368 के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ होगा। भाग 21
जो अस्थायी और संक्रमणकालीन कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक दिया गया। भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम कुछ दिए गए हैं, प्रारंभ कैसे होता है और हिंदी में प्राधिकृत पाठ कैसे किया जा सकता है, ये ऐसे कुछ निरसन की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक वर्णन। इसके साथ साथ एक परिशिष्ट यहाँ जोड़ा गया है और अंत में अष्टम सूची जोड़ी गई है, जिसपे 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसी हैसियत से उनके हस्ताक्षर सबसे पहले कराए गए। लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं कि महत्वपूर्ण काम इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के सभी सदस्यों के सहयोग लेते हुए किया, क्योंकि उनको संविधान का विशेषज्ञ, कानून का ज्ञाता माना जाता।